कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम कक्षा 11 की पढ़ाई से शुरू करते हुए केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में एक नया पाठ शुरू करेंगे जिसका नाम है परमाणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसके बाद हम फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा में गति जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको आगे और कुछ बातें जानेंगे उसके बारे में। इसके बाद बच्चों हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिनकी जीवनी हम पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं उनकी ही जीवन की कुछ और बातें आगे जानेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद हम कक्षा 12 की पढ़ाई शुरू करते हुए केमिस्ट्री में विलयन पार्ट यानी सॉल्यूशंस के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। जिसके बाद फिजिक्स का पार्ट यानी भौतिकी का पार्ट वैद्युतावेश तथा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज के एपिसोड। नमस्कार दोस्तों, आज के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की कक्षा 11वीं का पाठ नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु की संरचना भाग 1। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना और आखिर में हम पढ़ेंगे अप्रमाणविक कण। तो चलिए दोस्तों एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणुीय सिद्धांतों के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सब पदार्थ परमाणुओं से बने हैं जो अविभाज्य हैं और इनको नष्ट नहीं किया जा सकता। एक तत्व में सभी परमाणु समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आकार और द्रव्यमान में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़कर एक पानी का अणु बना रहा है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान एक जैसा है, जबकि एक ऑक्सीजन परमाणु का आकार और द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से अलग है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। परमाणु क्या है? परमाणु एक रसायन का सबसे छोटा कण है जो प्रकृति में मौजूद है, जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु की संरचना। परमाणु छोटे छोटे कणों से बने होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहा जाता है, जैसा कि आप इस दृश्य में देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। अप्रमाणविक कण। परमाणु जिन छोटे कणों से बने होते हैं उन्हें अप्रमाणविक कण कहा जाता है। यह इस प्रकार है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन परमाणु के ऋणात्मक आवेश कण होते हैं जो परमाणु के केंद्र के चारों ओर घूमते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड किरण ट्यूब की मदद से की थी। आइए जानते हैं उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की थी। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहां पर एक कैथोड ट्यूब है जिसके अंदर कम दाब पर हवा भरी गई है और नीचे एक निर्वात पंप है जो कि इस हवा के दाब को नियंत्रित रखता है। यहां पर दो प्लेट, एक कैथोड और एक एनोड हैं जिनको जोड़ा गया है उच्च वोल्टता के साथ। कैथोड को ऋणात्मक कोने के साथ जबकि एनोड को धनात्मक कोने के साथ। दोस्तों, जे थॉमसन ने कैथोड किरण कैथोड से एनोड की तरफ फेंकी और उन्होंने एनोड के पीछे कैथोड ट्यूब के ऊपर एक प्रतिद्वीप लेप पाया। ऐसा तभी हो सकता था अगर कैथोड किरण में कोई ऋणात्मक अनुपात है और इसी को इन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। तो ऐसे हुई थी इलेक्ट्रॉन की खोज। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन, हाइड्रोजन से प्राप्त होने वाले सबसे हल्के धनात्मक आयन को प्रोटॉन कहते हैं, जैसा कि आप इस दृश्य में देख रहे हैं। प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज सन 1886 में ई गोल्डस्टीन ने की थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं इन्होंने कैसे किया था। दोस्तों, जैसा कि आपने इलेक्ट्रॉन की खोज में प्रयोग हुए उपकरणों को देखा, यह भी बिल्कुल समान उपकरण है, लेकिन ई गोल्डस्टीन ने इस बार एनोड से कैथोड की तरफ एनोड किरण फेंकी और उन्होंने कैथोड के पीछे प्रतिद्वीप लेप पाया। ऐसा तभी हो सकता था अगर एनोड किरण में कोई धनात्मक अनुपात है और इसी को उन्होंने कहा प्रोटॉन। तो ऐसे हुई थी प्रोटॉन की खोज। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले विषय की तरफ। न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की तुलना में न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है और उसका कुल आवेश 0 होता है। यह परमाणु के नाभिक में पाया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में सर जेम्स चैडविक ने की थी। आइए देखते हैं उन्होंने कैसे की थी न्यूट्रॉन की खोज। दोस्तों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहां पर एक अल्फा कणों का स्रोत है जहां से अल्फा किरणें फेंकी गई पैराफिन की प्लेट के ऊपर और वहां से कुछ किरणें निकली बेरिलियम की प्लेट से गुजरी। उसके बाद जो किरणें निकली उनको आयनीकरण कक्ष में जांचा गया तो यह पाया गया कि उनके अंदर प्रोटॉन है। दोस्तों, ऐसा तभी मुमकिन था अगर बेरिलियम से पहले वाली किरणों में प्रोटॉन के द्रव्यमान जितना द्रव्यमान वाला कोई कण हो और इसी को उन्होंने कहा न्यूट्रॉन। तो ऐसे हुई थी न्यूट्रॉन की खोज। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आवेश तथा द्रव्यमान अनुपात। इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात इस प्रकार होता है। E/m बराबर है 1.758820 जमा 10⁻11 कूलम्स पर केजी, जहां m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी विषय की तरफ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश।
इलेक्ट्रॉन पर आवेश ज्ञात करने के लिए मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग का उपयोग किया था। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर दो आवेशित प्लेट हैं, एक ऊपर और एक नीचे। इन दोनों ही प्लेट को उच्च वोल्टता के साथ जोड़ा गया है। ऊपर वाली प्लेट को धनात्मक कोने के साथ और नीचे वाली प्लेट को ऋणात्मक कोने के साथ। यहाँ पर कुछ तेल की बूंदें डाली गई हैं ऊपर वाली प्लेट के ऊपर, और यहाँ पर एक छोटा सा छेद भी है जहां से बूंदें होती हुई नीचे वाली प्लेट की तरफ जाएंगी, और हम इस दूरबीन से इसे देखेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रायोगिक व्यवस्था के साथ मिलिकन ने प्रयोग किया और इलेक्ट्रॉन पर आवेश निकाला, जो कि होता है 1.602 जमा 10⁻⁻19 कूलम। तो दोस्तों, इसी के साथ यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आइए देखते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। इस वीडियो में हमने सीखा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, उसके बाद हमने पढ़ा परमाणु की संरचना, और आखिर में हमने पढ़ा अपरमाणविक कण। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि अगले अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे परमाणु का थॉमसन मॉडल, और उसके बाद रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल, और आखिर में पढ़ेंगे समस्थानिक एवं संभारिक। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय सरल रेखा में गति भाग 3। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल, उसके बाद हम पढ़ेंगे त्वरण। तो चलिए शुरू करते हैं तात्क्षणिक वेग से, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। औसत वेग बताता है कि किसी वस्तु की स्थिति में एक निश्चित समय अंतराल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। मतलब औसत वेग हमें एक निश्चित समय अंतराल की जानकारी देता है। औसत वेग द्वारा यह नहीं पता चलता कि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर अलग अलग समय पर कितनी है। मतलब औसत वेग द्वारा हमें अलग अलग समय पर गति की जानकारी नहीं मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए ये गाड़ी गति कर रही है, और जैसा आपने देखा ये शुरू में विश्राम की अवस्था में थी, मतलब रेस्ट पोजीशन में थी, और ये लास्ट में वापस से रेस्ट पोजीशन में आ गई। मतलब इसका वेग समय के साथ बदल रहा है। तो एक निश्चित समय पर इसके वेग को तात्क्षणिक वेग कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसका सूत्र समझते हैं। किसी वस्तु का तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर होता है यदि वस्तु की दोनों स्थितियों के बीच का समय अंतराल 0 के निकट हो। चलिए हम औसत वेग का सूत्र लिखते हैं
जिसमें लिमिट लगा देते हैं टाइम के लिए 0 की तरफ। तो इसे लिखते हैं v बराबर लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बटे डेल्टा t। तो लिमिट की वजह से डेल्टा x चेंज हो जाता है dx एलिमेंट में और डेल्टा t चेंज हो जाता है dt एलिमेंट में और वेलोसिटी बन जाती है dx ओवर dt। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है और उसकी पोजीशन है x बराबर 280 माइनस 3t स्क्वायर। अगर a का मान 0.2 है जो कि एक नियतांक है और समय 1 सेकेंड है, तो हमें इस समय पर ताक्षणिक वेग का मान ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम यह सूत्र लगाते हैं v बराबर dx ओवर dt बराबर d बाई dt 280 माइनस 3t स्क्वायर। तो जब हम 280 माइनस 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें मिलता है 2a माइनस 6t, जहां पर a की वैल्यू हम रखते हैं 0.2 और टाइम की वैल्यू रखते हैं 1 सेकेंड। तो चलिए देखते हैं v बराबर 2a माइनस 6t बराबर 2 मल्टीप्लाई 0.2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 बराबर माइनस 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और ताक्षणिक चाल पर नजर डालते हैं। ताक्षणिक वेग का परिमाण ही ताक्षणिक चाल कहलाती है। चलिए देखते हैं उदाहरण से। मान लीजिए ताक्षणिक वेग का मान है v बराबर माइनस 5.6 मीटर पर सेकेंड। तो इसके लिए ताक्षणिक चाल का मान हो जाएगा u इज इक्वल टू 5.6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमने ताक्षणिक वेग का केवल परिमाण लिया है, इसलिए माइनस साइन नहीं आया है। एक और उदाहरण देखते हैं। v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए ताक्षणिक चाल का मान हो जाएगा u इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि 6 मीटर पर सेकेंड पहले से ही धनात्मक है, इसलिए इस केस में ताक्षणिक चाल और ताक्षणिक वेग का मान बराबर हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। आपने सड़कों पर गाड़ियों को चलते हुए जरूर देखा होगा। तो जब ट्रैफिक लाइट सिग्नल रेड होता है तब वहां गाड़ियां आके रुक जाती हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, लाल गाड़ी रुक गई है। तो इसका अंतिम वेग हुआ 0, जबकि प्रारंभिक वेग का एक निश्चित मान था। तो यहां से हमें पता चलता है वेग समय के साथ परिवर्तित हो सकता है और इसी दर को त्वरण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं और औसत त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विमा होती है m0 L1 t-2। इसका सूत्र होता है a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके लिए हम उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है और उसका प्रारंभिक वेग है 40 मीटर पर सेकेंड तथा अंतिम वेग है 60 मीटर पर सेकेंड। इसी प्रकार प्रारंभिक समय है 6 सेकेंड और अंतिम समय है 8 सेकेंड। तो चलिए इसके लिए हम औसत त्वरण देखते हैं। औसत त्वरण का सूत्र है a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो चलिए इस सूत्र में हम सभी चरों के मान रखते हैं। तो यहाँ पर आया 60 मीटर पर सेकेंड माइनस
40 मीटर पर सेकेंड अपॉन 8 सेकेंड माइनस 6 सेकेंड, जिसे हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2 सेकेंड, जिससे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए इसी के साथ हम आगे चलते हैं और ताक्षणिक त्वरण को समझते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के त्वरण को ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। जिस प्रकार एक निश्चित समय पर किसी वस्तु के वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं, इसी प्रकार ताक्षणिक त्वरण भी एक निश्चित समय पर डिफाइन किया जाता है। इसे एक निश्चित समय पर वेग और समय ग्राफ की स्पर्श रेखा के ढलान के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। तो आइए अब हम इसका सूत्र देखते हैं। इसे हम लिखते हैं a बराबर लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कण गतिमान है जिसका वेग इस तरह से दिखाया है, v बराबर 480 माइनस टी स्क्वायर, जहां पर a एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2 और t समय है जिसकी वैल्यू है 1 सेकेंड। हमें यहाँ पर 1 सेकेंड पर ताक्षणिक त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम ताक्षणिक त्वरण का सूत्र प्रयोग करते हैं, जो कि है a बराबर dv बाई dt, जिसे हम लिख सकते हैं dy dt 480 माइनस टी स्क्वायर, और जिसका डिफरेंशिएशन हमें मिलता है 4a माइनस 2t। अब यहाँ पर हम a का और t का मान रखते हैं, जो कि इस तरह से है a बराबर 4a माइनस 2t इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन मिलता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक समान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यदि वेग परिवर्तन की दर नियत है तो त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। चलिए इसे ग्राफ से समझते हैं। यहां पर पहला ग्राफ है वेग और समय के बीच, जो इस तरह से है। यहां पे आप देख सकते हैं ग्राफ एक सरल रेखा है जो प्रदर्शित करता है कि वेग एक समान गति से परिवर्तित हो रहा है। इसलिए हमें त्वरण और समय का ग्राफ इस तरह से मिलता है, जो कि एक समान त्वरण को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ग्राफ में एक्सेलरेशन का मान यानी त्वरण का मान नहीं बदल रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आपने औसत त्वरण का सूत्र इस प्रकार पढ़ा था, जो कि है a बराबर v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अब यहाँ पर त्वरण एक समान त्वरण है। चलिए मानते हैं t2 माइनस t1 कुल समय अंतराल t के बराबर है, तो इसे हम लिख सकते हैं v2 माइनस v1 बटे t। यदि हम दोनों तरफ t से गुणा करें तो हमें मिलता है at बराबर v2 माइनस v1, जिसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v2 बराबर v1 प्लस at, जहां पर v2 अंतिम वेग है और v1 प्रारंभिक वेग है। और इस समीकरण को आपने न्यूटन की गति की समीकरण के रूप में भी पढ़ा होगा, जिसे इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है v बराबर u प्लस at। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और असमान त्वरण के बारे में पढ़ते हैं। यदि वेग के परिवर्तन की दर स्थिर नहीं है तो त्वरण को असमान त्वरण कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए इसे ग्राफ द्वारा समझते हैं। पहला ग्राफ है वेग और समय के बीच। मान लीजिए ये कुछ इस तरह से है, तो आप देख सकते हैं ये कोई सरल रेखा नहीं है,
इसलिए वेग परिवर्तन की दर नियत नहीं है और इसी के कारण त्वरण और समय का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, जो कि समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने सीखा ताक्षणिक वेग एवं चाल, उसके बाद हमने पढ़ा औसत एवं ताक्षणिक त्वरण तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा एक समान व असमान त्वरण। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गतिकी संबंधी समीकरण। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इंप्रेशंस अमेरिकन्स के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूं, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में, यहां की ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी मुश्किल है। जो ऊपर हैं वो बड़े मगरूर हैं। अपने से छोटों की, जूनियर्स और सबऑर्डिनेट्स की राय लेना अपनी हतक समझते हैं। कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है। उसकी पहचान बहुत जरूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा, फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाक़ हुआ 21 नवंबर सन 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम नाइकी अपेची। नाइकी अपेची की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपनी आरजू, अपने एक ख्वाब का इजहार किया। एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना। हिंदुस्तानी रॉकेट का ख्वाब 20वीं सदी में एक तरह से 18वीं सदी का ख्वाब भी कहला सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे जो खुशून कहलाते थे, और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का जो साथ रहा करता था और जुर्क्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट्स और 900 रॉकेट के सब सिस्टम्स बरामद किए 1799 में तिरुकन्नाहल्ली की जंग के बाद। वो रॉकेट्स विलियम कॉन्गरीव ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज की साइंसी जबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के साथ उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्वाब एक बार फिर हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफेसर साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। बहुत से तंग नजर लोगों को एतराज था इस बात पर कि इस मुल्क में जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहां इन स्पेस उड़ानों को, इन खलाई तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रोफेसर साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुबालगा नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के मसलों में कोई हिस्सा लेना है, शिरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस अशद जरूरी है। और उनका मकसद ताकत का मुजाहिरा हरगिज नहीं था। सहज पके सो मीठा होए,
थुम्बा में 2 रॉकेट सहज पके मगर कामयाब हुए, एक रोहिणी, दूसरा मेनका। अगला साल लगा ही था जब प्रोफेसर साराभाई ने मुझे दिल्ली बुला भेजा। एक मीटिंग थी और मीटिंग में ग्रुप कैप्टन वीएस नारायणन से मेरा तारुफ कराया गया, जो एयर हेडक्वार्टर्स से थे। प्रोफेसर साराभाई ने रेटो तैयार करने का इरादा जाहिर किया, रॉकेट असिस्टेड टेक ऑफ सिस्टम, एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो रॉकेट की मदद से उड़ाया जा सके बड़ी छोटी सी जगह में। शाम तक यह खबर भी आम हो गई कि हिंदुस्तान एक खुद साख्ता मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है और मैं उस प्रोजेक्ट का मुख्तार हूं, जिम्मेदार हूं। मैं कई तरह के जज्बात से भर गया, खुश भी था, शुक्रगुजार भी, खुशकिस्मत भी, और एक एहसास हुआ तकमील का, फुलफिलमेंट का। 19वीं सदी के एक शायर की ये सत्रें बहुत याद आई। हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो, जब ओखली हो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। नमस्कार दोस्तों, आज हम विलियन पार्ट का तीसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग राउल्ट का नियम पढ़ेंगे, या फिर हम राउल्ट नियम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग आदर्श एवं अनादर्श विलियन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं राउल्ट नियम से। राउल्ट नियम फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसिस मार्टे राउल्ट द्वारा दिया गया था। यह नियम 1886 में दिया गया था। यह द्रव विलियन के वाष्प दाब पर आधारित है। इस नियम को फ्रांसिस मार्टे राउल्ट ने द्रव विलियन के वाष्प दाब के लिए बनाया था। अब देखते हैं राउल्ट नियम कहता क्या है। राउल्ट नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। एक बार और इस बात को मैं दोहराता हूँ। राउल्ट नियम कहता है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ये राउल्ट नियम है। आप इस पूरे वाक्य को अपनी कॉपियों में लिख लीजिए। यह बहुत ही जरूरी चीज है परीक्षा के उद्देश्य से। इसके बाद देखते हैं राउल्ट नियम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। आपको अपने सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा जिसपे वाष्प दाब और मोल अंश बना हुआ है। यह राउल्ट नियम का ग्राफ है। इस ग्राफ को आप अपनी कॉपियों में बना लीजिए, यह बहुत ही जरूरी है। अवयव ए के लिए अगर मैं ये मानूं कि जो मेरा विलयन है उसमें 2 अवयव हैं, तो अवयव ए के लिए जो आंशिक दाब होगा PA वो समानुपाती होगा A के मोल अंश के, यानी कि XA। अब मैंने नीचे बराबर का साइन लगाया और उससे मेरा जो समीकरण बना वो बना PA = P0A XA। यह मेरा समीकरण बना। इसी प्रकार अवयव B के लिए मैं सीधा लिख सकता हूं कि PB = P0B XB। यह मेरा आंशिक दाब है PA और PB के लिए। यह आंशिक दाब मैंने राउल्ट नियम के हिसाब से निकाला है। राउल्ट नियम पे जितने भी आपके NCERT की किताब में सवाल हैं वह सवाल आप कर लीजिएगा। अब देखते हैं राउल्ट नियम की हेनरी नियम के साथ तुलना। राउल्ट नियम जहां आपने देखा कि जो हमारा आंशिक दाब P था वो बराबर था वाष्प दाब P0 × X, जहां पर X उस अवयव का मोल अंश था। यह हमारा राउल्ट नियम था। और हमारा हेनरी नियम था P = KH × X, जहां पर जो P था वह गैस का आंशिक दाब था और जो हमारा X था वो
गैस का मोल अंश था और KH हमारा हेनरी स्थिरांक था। अगर आप दोनों की तुलना करें आपस में, राउल्ट नियम और हेनरी नियम की, तो आप देख पा रहे हैं दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर है तो बस P0G और KH का। P0G जहाँ पर अव्यय का वाष्प दाब है, वहीं KH जो है वो हेनरी स्थिरांक है। तो राउल्ट नियम जो है वह एक स्पेशल केस होता है हेनरी नियम का, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हेनरी नियम गैस द्रव विलयनों में इस्तेमाल होता है और राउल्ट नियम द्रव द्रव विलयनों में इस्तेमाल होता है। तो यह थी राउल्ट नियम की हेनरी नियम के साथ तुलना। अब आगे बात करते हैं आदर्श विलयन की। आदर्श विलयन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन करते हैं। इसका मतलब क्या है? हम आदर्श विलयन का आंशिक दाब राउल्ट नियम की मदद से निकाल सकते हैं। आदर्श विलयन की जो दूसरी खास बात है वह ये है कि आदर्श विलयन में मिश्रण की एंथैल्पी और आयतन परिवर्तन शून्य होता है। आदर्श विलयन के ये दो गुण बहुत ही जरूरी हैं, तो ये दो गुण आप अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी आदर्श नहीं होता, तो वैसे ही आदर्श विलयन भी नहीं होते हैं। ऐसा कोई भी विलयन नहीं है जो पूरी तरह से आदर्श है, लेकिन कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन की तरह थोड़ा थोड़ा बर्ताव करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आदर्श विलयन नहीं होते हैं। तो यह चीज भी आप अपने दिमाग में रखिए कि आदर्श विलयन नहीं होते हैं, सिर्फ कुछ ऐसे विलयन होते हैं जो आदर्श विलयन की तरह बर्ताव करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के विपरीत अनादर्श विलयन वो विलयन होते हैं जो राउल्ट नियम का पालन नहीं करते। हम राउल्ट नियम की मदद से अनादर्श विलयन का आंशिक दाब नहीं निकाल सकते, या हम राउल्ट नियम का यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते। ये विलयन राउल्ट नियम के माध्यम से अनुमानित वाष्प दाब में धनात्मक और ऋणात्मक विचलन देते हैं। यह आदर्श नियम की एक बहुत ही खास बात है, और ये जो विचलन है हम आगे देखेंगे, और यह धनात्मक और ऋणात्मक विचलन बहुत ही जरूरी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के उद्देश्य से। अब आगे बढ़ते हैं अनादर्श विलयन में विचलन। पहला विचलन होता है धनायन विचलन। धनायन विचलन में आप देख सकते हैं दो तरह की रेखाएं बनी हुई है, एक डॉट से बनी है और एक कंटिन्यू रेखा बनी हुई है। डॉट से बनी हुई रेखा जो है वह राउल्ट नियम से निकले हुए वाष्प दाब को दर्शाती है, और वहीं जो कंटिन्यूअस रेखा बनी हुई है, जो एकदम काली है, वह रेखा उस आंशिक दाब को दर्शाती है जो अनादर्श विलयन के असल में आंशिक दाब हैं। तो यह होता है धनायन विचलन। धनायन विचलन में आपने एक चीज देखी होगी कि अनादर्श विलयन का जो असल में आंशिक दाब है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए जो आंशिक दाब है उससे हमेशा ज्यादा ही है। तो यह होता है धनायन विचलन। दूसरा होता है ऋणायन विचलन। धनायन विचलन के एकदम विपरीत ऋणायन विचलन में जो अनादर्श विलयन है उसका जो असल में आंशिक दाब है वह राउल्ट नियम से निकले हुए आंशिक दाब के हमेशा कम आता है। आप देख सकते हैं जो डॉट वाली लाइन है या डॉट वाली रेखा है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए आंशिक दाब को दर्शाती है, और जो एकदम काली खिंची हुई रेखा है वह अनादर्श विलयन का असल में जो आंशिक दाब है उसे दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो असल में अनादर्श विलयन का आंशिक दाब है वह राउल्ट लॉ से निकले हुए आंशिक दाब से कम है। इसी को कहते हैं ऋणायन विचलन। अंग्रेजी में धनायन विचलन को पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं और अंग्रेजी में ऋणायन विचलन को नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं
तो आइए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। सबसे पहले हमने राउल्ट नियम के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने आदर्श एवं अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ आई होंगी। आप इन सब टॉपिक्स को NCERT रसायन विज्ञान भाग 1 से पढ़ लीजिएगा और इन पर कुछ प्रश्न भी हल कर लीजिएगा। अगली वीडियो में हम सबसे पहले अनुसंख्या गुणधर्म के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, जिसके 6 भागों को हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले भाग यानी भाग 7 की ओर, जिसमें आज हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव को। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, अल्प दूरी से पृथक दो समान एवं विपरीत आवेशों का निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। अब जैसे यहाँ पर दो आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक Q, जिनका परिमाण समान है, एक दूसरे से एक छोटी सी दूरी 2a से पृथक किए गए हैं। इसके अलावा एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर Q गुणा 2a और इसकी दिशा होती है ऋणात्मक Q से धनात्मक Q की ओर। आइए इसके बाद समझते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होता है। तो यहाँ इसमें सबसे पहले हम एक केस लेते हैं जब हमें वैद्युत क्षेत्र को मापना है द्विध्रुव के किसी अक्षीय बिंदु पर। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव जिसके दोनों किनारों पर धनात्मक Q तथा ऋणात्मक Q आवेश उपस्थित है और ये एक छोटी सी दूरी 2a से पृथक किए गए हैं। इस द्विध्रुव के अक्ष पर कुछ दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जिस पर हमें इस द्विध्रुव की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है और ये बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है। अब अगर हम यहाँ पर ऋणात्मक Q आवेश की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र देखें तो वो होगा E बराबर ऋणात्मक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R जमा a की घात 2। और क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र P यानी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर, इसी कारण यह एक ऋणात्मक क्वांटिटी है। ठीक इसी तरह अगर हम लिखें आवेश प्लस Q की वजह से बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, तो वो होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R घटा a की घात 2, जो सदिश P के समान दिशा में होने की वजह से एक धनात्मक राशि है। अब कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इन दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की राशियों को हमें जोड़ना होगा, यानी E बराबर होगा E धनात्मक आवेश की वजह से जमा E ऋणात्मक आवेश की वजह से, और जिसे जोड़ने पर आता है E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 1/r घटा a की घात 2 घटा 1/r जमा a की घात 2। आइए अब हम एक और परिस्थिति लेते हैं जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे विद्युत द्विध्रुव के भूमध्य बिंदु पर। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ऋणात्मक Q आवेश को बिंदु A
और धनात्मक Q आवेश को बिंदु B पर मान लेते हैं। इस द्विध्रुव के भूमध्य तल पर यानी y अक्ष पर जो इसके मध्य बिंदु से पास होती है, उस पर r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब मान लीजिए कि इस बिंदु P पर धनात्मक आवेश Q की वजह से E1 वैद्युत क्षेत्र बिंदु M की दिशा में लग रहा है, जबकि ऋणात्मक आवेश Q की वजह से लगता है E2 वैद्युत क्षेत्र, वो भी बिंदु A की ही दिशा में, क्योंकि दोस्तों ऋणात्मक आवेश के वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर ही होती है। अब अगर इन दोनों ही वैद्युत क्षेत्रों का रिजल्टेंट निकालें तो वो होगा x अक्ष की दिशा में, लेकिन इसकी दिशा होगी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम उपयोग करेंगे सदिशों का समानांतर चतुर्भुज योग का नियम, जिसे आप क्लास 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं सदिश E1, जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे BP की घात 2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2 जमा A की घात 2, जबकि सदिश E2 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे AP की घात 2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2 जमा A की घात 2। तो दोस्तों सदिशों के समानांतर चतुर्भुज योग के नियम के कारण सदिश E आता है ऋणात्मक E1 जमा E2 cos थीटा। दोस्तों यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि रिजल्टेंट सदिश P यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि E1 तथा E2 का परिमाण समान है, इसलिए सदिश E होगा ऋणात्मक 2E1 cos थीटा। दोस्तों cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं OP बटे PA। तो अब इस समीकरण में हम सभी राशियों यानी E1, OA तथा PA का मान रखें और हल करें तो वैद्युत क्षेत्र E आता है ऋणात्मक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा 2A बटे R की घात 2 जमा A की घात 2 की पूरी घात 3/2। अब मान लीजिए कि बिंदु P की ये दूरी आवेशों को पृथक करने वाली दूरी से बहुत अधिक है, यानी A को R में जोड़ने या घटाने पर R में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, यानी R की तुलना में हम A को नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसा करने पर E आता है ऋणात्मक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q गुणा 2A बटे R की घात 3। आइए अब समझते हैं विद्युत द्विध्रुव हमारे भौतिक जगत में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व क्या है। तो दोस्तों हमारे भौतिक जगत में कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणु होते हैं और उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। अब जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के इस यौगिक में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 द्विध्रुव आघूर्ण हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, यानी किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस यौगिक का कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जबकि वहीं एक और यौगिक जैसे H2O यानी जल का यौगिक, इसमें बनने वाली दोनों द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र कोइंसाइड नहीं करते, जिसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत न होकर एक दूसरे पर अलाइंड होते हैं, जिसकी वजह से किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इनका कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो की टॉपिक आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है 2 सेंटीमीटर की दूरी से पृथक 2 कूलाम और ऋणात्मक 2 कूलाम के समान आवेशों वाली द्विध्रुव के द्विध्रुवीय आघूर्ण की गणना करें। दोस्तों हमें यहाँ पर इस प्रश्न के कुल 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला है 0.02 कूलाम मीटर, जबकि दूसरा है 0.04 कूलाम मीटर, तीसरा विकल्प है 0.06 कूलाम मीटर
और चौथा विकल्प है 0.08 कूलाम मीटर। तो दोस्तों, जैसा कि हमें दिया गया है, एक द्विध्रुव जिसके दोनों किनारों पर धनात्मक तथा ऋणात्मक 2 कूलाम के आवेश उपस्थित हैं और इनके बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर Q है 2 कूलाम और D यानी दूरी है 2 सेंटीमीटर या यूं कहें 0.02 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर Q गुणा D, तो यहाँ पर Q तथा D का मान रखने और इसे हल करने पर P आता है 0.04 कूलाम मीटर, यानी विकल्प B जो था 0.04 कूलाम मीटर सही उत्तर है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना विद्युत द्विध्रुव के बारे में और मापा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण बनने वाला वैद्युत क्षेत्र, वो भी अलग अलग 2 बिंदुओं पर, जिसमें पहला था अक्षीय बिंदु और दूसरा था भूमध्य बिंदु। और अंत में हमने देखा हमारे भौतिक जगत में एग्जिस्ट करने वाले कुछ विद्युत द्विध्रुव को। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।